हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दी second part of the budget series wherein we are going to study the important terminologies. आज की क्लास में ना हम important terms पढ़ने वाले हैं बजट के अंदर। कुछ important terms हैं that every year prelims में ना repeat होते हैं। every year in prelims they are repeated. We are going to study that in detail. What are those important terms? आज की जो हमारी 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास है उसमें हम वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो दैट अगर प्रीलिम्स में उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ओके, सो today's class is going to be really productive for all of you. I want all of you to be ready with your pen and paper and registers. अपने पेन पेपर रजिस्टर्स के साथ एकदम रेडी रहिएगा आज की क्लास में। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी स्टार्ट इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओसवाल पब्लिकेशंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक सीरीज लेकर आए हैं, और वो बुक सीरीज है आपकी 15 एंड मॉक टेस्ट पेपर्स एंड 10 years सॉल्व्ड पेपर्स। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, दीज आर दी 10 years के सॉल्व्ड पेपर्स, एंड दिस पर्टिकुलर बुक इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रीलिम्स। देखो, प्रीलिम्स आ जाते हैं तो हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने ही होते हैं, बिकॉज पीवाईक्यूज में से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इफ यू एनालाइज द लास्ट 10 years क्वेश्चन पेपर्स, मेनी क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड, एंड इफ यू सॉल्व द पीवाईक्यूज आपको यूपीएससी का माइंडसेट समझ आ जाएगा। when you are sitting for this exam, you need to understand the examiner's mindset also. ओके, जब किसी बैटल में जा रहे हो तो बैटल के बारे में पूरा पता होना चाहिए ना, ओपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो सिमिलरली, इफ यू वांट टू नो द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी बिफोर गिविंग दिस एग्जाम, देन यू नीड टू सॉल्व दिस द 10 years पेपर्स। एंड ओसवाल बुक की खासियत यह है कि इसके अंदर ना एक्सप्लेनेशन सिर्फ ABC ऑप्शन करेक्ट आंसर्स नहीं दिए हुए हैं, आंसर्स हैव बीन गिवन विद करेक्ट एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। So I would recommend you all to purchase this book. The link to purchase this particular book is given below in the description box. If you have started the preparation and NCERTs cover करनी है, then for NCERTs also Oswal Publications ने अलग सीरीज निकाली है। ठीक है, here you can see NCERT Geography, Indian Polity, सारी NCERT जिसके अंदर covered है। ठीक है, एंड देन वी हैव ओवर हियर, यहाँ पर आप देखोगे 10 years की CSAT की भी सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं। CSAT प्रैक्टिस करना इज अ मस्ट बिकॉज इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर। So if you want to get your hands on these very amazing books, a must have in your preparation journey, then you can click on the link given below in the description box. Okay, let's get started. शुरू करते हैं आज की बजट की इंपॉर्टेंट क्लास हमारी। तो चलो, let's start the class then. शुरू करते हैं आज की क्लास। Also, there's a little announcement for all of you, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। चलो, let's get started. I'll just start the class. Just give me a second. We'll start the class in a short while. Yes, the class is starting now. I hope you are ready. उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे रेडी हो क्लास के लिए। Just give me a second and we'll start the lecture. में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। In today's class, we are going to understand the important terms and terminologies which are present in the budget, which are going to help you a lot in your prelims examination. आपके prelims के एग्जाम में आज की क्लास बहुत fruitful होने वाली है। Okay, so make sure कि you are carrying your registers and your pen and paper with you. आप अपने registers और pen and paper अपने पास रखना, because note making is a must in today's class. आज की क्लास में आपको notes तो लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, एंड आई ऑल्सो होप कि यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल, रिवाइजिंग वेल। गुड इवनिंग प्रिया, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो चीजों को, और क्लास में पार्टिसिपेशन आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। दैट मीन्स कि इफ आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस, यू हैव टू एक्टिवली आंसर दोज क्वेश्चंस, यू हैव टू बी एक्टिव इन द क्लास। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज की क्लास। Before we start this class, before we begin this class, here's a small announcement for all of you. देखो, हम क्या करने जा रहे हैं? We are launching a new batch on Unacademy, which is starting from 20th of March. Okay, this particular batch that we are starting on Unacademy is basically on Indian economy, Brahmastra batch for Indian economy, and it is targeting the prelims 2023 as well as 2024. So even if you're preparing for 2023, you can be a part of this batch. Even if you're preparing for 2024, still you can be a part of this batch, because this is a separate batch launched by me. इसके लिए आपको Unacademy की अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। Okay, the price of this batch would be only rupees 999
On top of that, you will get 10% discount also if you use my code अर्पिता10। तो इस प्राइस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप ये कोड यूज करते हो अर्पिता10। ओके, तो दिस बैच इज फ्रॉम माई साइड। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू परचेज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अलग से। जस्ट दिस बैच आप सिंगल हैंडेडली ले सकते हो। एंड व्हाट वेयर यू विल फाइंड द लिंक इन द चैट सेक्शन, यू विल सी कि लिंक पिन्ड अप है, ठीक है। यू कैन क्लिक ऑन दैट link and you can enroll. What you will get in this particular batch, इस batch में आपको क्या मिलने वाला है? So in this batch you will get to cover complete Indian economy, including current affairs of last 1.5 years, including the budget and economic survey, and including the PYQs of last 5 years. पिछले 5 साल के जो previous year questions है economy के, वो भी हम cover करने वाले हैं. That also we are going to cover in this particular batch. Along with the solutions and analytical understanding and concept based clarity भी रहेगी. So conceptual clarity we are going to cover, and the mode of the class would be the content you will get in English and the spoken language would be bilingual, 70% English and 30% Hindi. Okay, so that all the students can understand even if they are from South India or North India. तो इसके अंदर ना फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स की मदद से मैं पढ़ाऊंगी आपको. This is my style of teaching. I use more and more flow charts. I actively ask my students to make notes in the class itself ताकि उनको चीजें याद रहें. वरना मैं और लोगों की तरह क्या कर सकती हूँ, PDF डालकर सीधा उसमें से पढ़ के आपको क्लास खत्म कर सकती हूँ, बट मैं वो नहीं करती. बिकॉज मैं खुद जब अपनी पढ़ाई करती हूँ तो मेरी अपनी पढ़ाई में फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स रहते हैं. व्हेन आई यूज्ड टू डू माय CA, देयर वर फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स. आई यूज्ड टू ड्रॉ देम. मैं ऐसे रट्टाबाजी नहीं करती थी, मैं कॉन्सेप्ट में डीप जाके चीजों को समझती थी. सेम थिंग आई एम गोइंग टू यूज हियर. ओके, इंडियन इकोनॉमी अगर आपकी वीक है, डोंट वरी, इट्स माय गारंटी. 11 डेज का ये बैच है. इट्स जस्ट 11 डे बैच जिसके अंदर आपको मेरी गारंटी है कि इंडियन इकोनॉमी आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा. Okay, so if you want to enroll in this batch, you can click on the link given in the chat section. Okay, let's get started. In the last lecture, what did we study? Last lecture में हमने क्या पढ़ा था? What are the components of the budget? What are the things, new things which have been proposed in the budget? The Saptarishis, vision, the Amritkal vision, all of that we studied in part A. हमने ये भी पढ़ा था how the budget is presented. We studied some of the terms related to budget. What is annual financial statement, etc. आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंट टर्म्स. अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंट टर्म्स इन द बजट. बजट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आज हम समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं. सो आई होप कि यू ऑल आर रेडी विद योर पेन एंड पेपर. गवर्नमेंट बजटिंग के देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट वी विल अंडरस्टैंड. कीवर्ड्स, बिकॉज इफ यू गो थ्रू द लास्ट few prelims के question paper, you will find कि in those question papers बार every year you will find terms like deficit, surplus, revenue receipt, capital receipt. Okay, तो अगर आपको ये टर्म्स समझ नहीं आते, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, वो इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वीक. सो आई विल बी फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. ओके प्रिया, माय बैच इज सेपरेट. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. इट्स अ सेपरेट बैच. तो अगर आपको मेरे इकोनॉमी के बैच में पार्टिसिपेट करना है तो आपको सेपरेटली उसमें एनरोल करना होगा. ओके तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. द फर्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज रिसीट. This is the first term that we are going to study, receipt. Okay, now what exactly is receipt? Now when I'll ask what is receipt, what you will say? You will say, ma'am, whatever we are earning, that is receipt, right? जो भी हम earn कर रहे हैं वो receipt होता है. So the proper definition of receipt, because we are going to be bureaucrats one day. एक दिन तो आप bureaucrat बनोगे ना, ठीक है? अभी एग्जाम क्लियर करोगे, you will be a bureaucrat. But when you become a bureaucrat, you will not answer like a student. Receipt means the income which is being earned. No, you will answer in a formal manner. आप एक bureaucrat हो, आपकी position different है, तो आप एक बहुत formal manner में answer दोगे. So formally as an IAS or an IRS or IPS, how will you answer what is receipt? So you will answer that it indicates, write it down, it indicates the money received, the money which is received by the government.
ओके जो गवर्नमेंट मनी रिसीव करती है उसको हम रिसीट की कैटेगरी में डालते हैं. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम यू हैव टू एक्ट लाइक दैट पर्टिकुलर पोजीशन. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम यू हैव टू एक्ट लाइक अ सीए. यू आर नॉट अ स्टूडेंट. दिस इज नॉट अ कॉलेज लेवल एग्जाम जहां पर आप स्टूडेंट बने रहोगे, है ना. ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है. तो जब आप इसकी पढ़ाई की जर्नी स्टार्ट करते हो आपको वहीं से वैसे एक्ट करना शुरू कर देना है. ठीक है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी you know how you will act for the position that you are aspiring for. ठीक है. तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो वैसे एक्ट करो, आईआरएस बनना चाहते हो तो वैसे एक्ट करना है. तो योर टर्मिनोलॉजीज शुड ऑल्सो बी फॉर्मल. ठीक है. हमें डे वन से खुद को प्रिपेयर करना है ना. हम क्यों तब से प्रिपेयर करें कि चलो देखेंगे इंटरव्यू के बाद सोचेंगे, तब तक थोड़ी वेट करेंगे. हमें तो आज से ही वैसे प्रिपेयर करना है. यू हैव टू चेंज योर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. So receipt means money received by government, or you can say it is also the money which is earned by the government. ठीक है. It is also the money earned by the government. उसको भी हम बोलेंगे. Or it also indicates, make this flow chart, it's very important. Okay. It also indicate the money it receives. The money it receives means the money that the government receives. It का मतलब क्या है? Government है. So the money the government receives in the form of borrowings, or repayments of loans by states. So if the states have taken any loan from the government, central government, and the state repays that loan, that also becomes the receipt of the government. मान लो आपने किसी को लोन दिया था, उसने आपको लोन चुका दिया, तो आपके पास तो आपका पैसा आ गया ना, वो रिसीट हुई ना आपकी, है ना. So that will also be a part of receipt. That is the basic understanding of receipt. Please tell me if now you have understood. If someone asks you now what is receipt in the budget, now you will be in a position to answer like an IRS, yes or no. अगर आप कोई आपसे पूछता है रिसीट क्या है तो एक IRS ऑफिसर की तरह आंसर दे पाओगे. मनी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, और मनी अर्नड बाय गवर्नमेंट, और मनी दैट द गवर्नमेंट रिसीव्स इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स और रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स बाय स्टेट्स. तो अगर गवर्नमेंट मनी बोरो भी कर रही है वो भी उसका रिसीट है. If the government is even borrowing the money, that is also receipt of the government. Okay. Now coming on to the second important term that we are going to study, which is plan expenditure. These are the most important terms that you need to make notes of. Every year questions are coming from these terms, and every year students, they just focus on schemes in the budget. They don't focus on the terms, and that is why they lose. ठीक है. बच्चे क्या करते हैं, जो स्कीम्स होती है ना बजट में, उस पे इतना फोकस डाल देते हैं, इतना रट्टा लगाते हैं, और उन स्कीम्स में से एक या दो स्कीम आती है. ठीक है. और वो टर्म्स पढ़ना भूल जाते हैं और वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं. तो हो जाता है यहाँ पर बैंड बज जाता है. तो हमको वो गलती नहीं करनी. Okay, so what is plan expenditure? Anyone in the chat section, what exactly do you understand by the term plan expenditure? Let me know. फटाफट से मुझको बताओ. Plan expenditure का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? Let me know फटाफट से. What do you understand by the term planned expenditure? जल्दी से chat section में, in the chat section. Let's see how many of you know. Abhidevi Singh already planned. Amount that government has planned to spend. Okay, very good Krishna, very good. ठीक है, बहुत बढ़िया. देखो, what do you understand by plan expenditure? If I ask you plan expenditure क्या होता है? Have you heard about 5-year plans? जल्दी से बताओ, सुना है ना 5-year plans के बारे में? Yes or no? NCERT में पढ़ा होगा, right? Abhidev is saying yes, पढ़ा है. That is a part of plan expenditure. Write it down. All the expenditures which are done in the name of planning. प्लानिंग के नाम पर जो भी खर्चे किए जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? प्लान्ड एक्सपेंडिचर. ठीक है. तो एग्जाम्पल यू विल गिव 5-year प्लान्स. जो 5 साल के प्लान्स बनते हैं गवर्नमेंट के, वो प्लानिंग के नाम पे ही तो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं ना, कि भैया इन द कमिंग 5 years we have these much targets to achieve, and to achieve those targets we want to make these expenditures. That is plan expenditure. For example, expenditure on electricity generation. For example, you can write down these examples. They will ask you these examples. If by chance interview में पूछ लिया आपसे, give some examples of plan expenditure. Shresht, give us some examples of plan expenditure. If they ask you this in the interview time, at the interview stage,
How will you give examples? You will write it down. Expenditure on electricity generation, or expenditure on, you can write irrigation. ठीक है, irrigation पे जो खर्चा होता है, और एक्सपेंडिचर ऑन रूरल डेवलपमेंट के नाम पे भी तो खर्चे किए जाते हैं ना, रूरल डेवलपमेंट हो गया. और बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूं, द बेसिक एग्जांपल, वेरी गुड कृष्णा, एक्सपेंडिचर डन ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, that can also be a part of planned expenditure done on construction of bridges, canals, etc. All of these are planned expenditure, right? In the name of development they are being done, right? That would be planned expenditure. Anand, yes, that will come in the rural development and agriculture sector. Okay, समझ आ गई बात? यस, वेरी गुड श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया एग्जांपल. तो ये हो गया हमारा बेसिक प्लान एक्सपेंडिचर. चलो, नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज प्लान एक्सपेंडिचर. नाउ आई एम, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव ड्रॉन दिस फ्लो चार्ट, या आपने नोट बना लिया, फटाफट से मुझे बता दीजिए सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, ताकि हम आगे बढ़ सके. ओके, बना लिया, वेरी गुड. चलो, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म दैट आई एम गोइंग टू आस्क ऑल ऑफ यू. यू नो व्हाट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर, व्हाट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर? कौन बताएगा मुझे चैट सेक्शन में? प्लान एक्सपेंडिचर तो आप लोगों ने मुझे बता दिया, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है? कौन बताएगा मुझे फटाफट से, जल्दी से? योर स्पीड शुड बी वेरी फास्ट. व्हाट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर? हु विल टेल मी, जल्दी से. देखो, इसका बेसिक सिंपल आंसर दूं? यस, वेरी गुड कृष्णा, बहुत बढ़िया. द बेसिक आंसर इज दैट all the expenditures other than, very good Abhidev, other than plan expenditure are known as non plan expenditure. वो सारे खर्चे जो प्लान एक्सपेंडिचर के अलावा होते हैं वो नॉन प्लान हो जाते हैं. What can be the examples? These statutory transfers जो स्टेट को किए जाते हैं, the statutory transfers which are done to states, ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरीज, वो नॉन प्लान होते हैं, बिकॉज बीच में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर देयर ओन पर्पस दे कैन आल्सो नीड सम ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके, सो दैट वुड बी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. वो तो प्लानिंग में नहीं था ना, अचानक से बीच में मांग लिया. और फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेमेंट्स, इफ दे आर टेकन लोन, इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गए. फॉर एग्जाम्पल पेंशंस दे आर पेइंग, राइट, वो हो जाएगा. तो दीज कैन बी द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया तो जल्दी से बता दीजिए, डिफरेंस समझ आ गया? These are the basic things that you must know. ये आपको पता होनी चाहिए फॉर प्रीलिम्स, यू मस्ट नो इट. ठीक है, तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे बता दीजिए चैट सेक्शन के, मैम पॉइंट इज क्लियर, वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. समझ आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, दे कैन आस्क यू इन इंटरव्यू ऑल्सो. ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ प्री मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर प्री इट इज इंपॉर्टेंट अराउंड 50%, ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए. मेंस के लिए इट इज इंपॉर्टेंट अराउंड 70-75%, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस. इंटरव्यू के लिए तो ये 90% इंपॉर्टेंट है. तो यू कैन मेक दिस बॉक्स ऑल्सो साइड में. दिस इज हाउ वी विल ऑल्सो स्टडी इन आवर इकोनॉमी का ब्रह्मास्त्र बैच. ओके, जो हमारा इकोनॉमी का ब्रह्मास्त्र बैच होगा उसमें भी हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, वी विल मेक अ बॉक्स साइड में कि दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर प्री हाउ मच परसेंटेज, मेंस में हाउ मच परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट, एंड इंटरव्यू के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सो दैट अकॉर्डिंगली यू कैन प्रायोरिटाइज योर रिवीजन ऑल्सो. ओके, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट? बजट के ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है वो समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज, राइट इट डाउन, रिड्यूसिंग. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज, write it down, in income and wealth. In income and wealth, that is the first objective of budget. पहला objective ये होता है, reducing inequalities in income and wealth. Now we know that equality is not just based on the basis of gender, it is also on the basis of your position in the society, the money that you earn, right? उस basis पे भी तो equality देखी जाती है. So government basically, what is the main aim of the government? Government aims to bring economic equality. How economic equality is brought on the citizens? They can ask you this in mains also. So write it down that the government, it aims to bring economic equality
एंड दैट इज डन हाउ, कैसे किया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्वेश्चन मार्क में मतलब नीचे लिखो हाउ, इट इज डन बाय इम्पोजिंग टैक्सेस. ओके, तभी तो इकोनॉमिक इक्वालिटी आती है. तो दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स आल्सो, हाउ इकोनॉमिक इक्वालिटी इज ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट. इट इज ब्रॉट बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द इलीट क्लास, on the innate class. Okay, ये point please लिख लीजिए. I am making a star here. This is important for prelims. एक एक statement important है prelims के लिए. Statement based questions are also asked. So even one statement is important. Okay, they will ask you this question. So by imposing taxes on the elite class, they try to bring economic equality, ताकि तभी सभी सेम वर्ग में रहे. ऐसा नहीं है कि अमीर अमीर ही होते चले जा रहे हैं. ठीक है, अगर वो कमा भी रहे हैं तो उस पर टैक्स भी पे कर रहे हैं. इवन इफ दे आर अर्निंग, दे आर पेइंग टैक्स ऑन दैट मनी. And the taxes which they collect, which the government collects, right? यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना के लिख लो, write it down. spending the collected money, I'm making a symbol of Indian rupee, by collected money on the welfare of the poor. ठीक है, so they are taxing the elite class, and the money that they are collecting, they are spending it on the development and welfare of the poor people. Okay, that is how they bring economic equality in the society. That is the first objective of government budget. यहाँ तक point clear है तो please मुझे chat section में बताओ, ये point समझ आ गया पहला? What is the first objective and how government brings economic equality? Clear हो गया? thumbs up फटाफट से दे दो, फटाफट से. ठीक है, clear हो गया. चलो, very good. Now coming on to the second important point. I'll just erase this part. Just give me a second. I just erase this part ताकि यहाँ पर ना एक जगह बन जाए लिखने की. ठीक है, यस. चलो, तो आई गेस यहां तक पॉइंट सभी को क्लियर हैं. एक सेकंड मुझे देना. हाँ, चलो, हो गया. ठीक है, तो नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इट इज, राइट इट डाउन, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. Reallocation of resources. This is the second important objective, you can say, of budget. Government budget का ये हमारा second important objective हो गया. ठीक है, so basically whatever resources we have in our nation, through budget we can allocate them, right? Keeping in mind the social and economic conditions of the country. हमारे पास कितना कुछ है, पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को कैसे लगाना है, बजट के थ्रू तो लगाएंगे. Your father earns money and your mother earns money, right? Your father and mother both are working, or even either one of them are working, right? Whatever money they are getting into the family, they create a budget. Every month a budget is created, that we are earning this much amount, we are having these much resources, how we are going to allocate them for the betterment of our children, for the betterment of our family. Same way government also earns money through various sources. Now how to allocate them for the citizens, that is done through the budget only. यहाँ तक second point समझ आ गया सभी को? Let me know. Second point clear है सभी को यहाँ तक? जल्दी से बता दीजिए. Third important objective is, write it down, contributing, write it down, to the economic growth. Contributing to the economic growth. Obviously, when you have a budget prepared where you have the expenditure, estimation of expenditure, estimation of income, it will become easy for you to think about the growth of your family. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अर्निंग, ठीक है, आप IAS बन गए हो, आप सिविल सर्वेंट बन गए हो, अर्न कर रहे हो, आप सैलरी आ रही है. ठीक है, अब आप क्या करोगे, अपने मंथली बजट तो बनाओगे ना. नाउ यू विल मेक बजट फॉर योर फैमिली, राइट? and you will have an estimated expenditure list ki my wife or my husband, right, he or she needs this, or my children needs this, और ये खर्चे हैं family में, my parents need this, right, and I have to send money to my parents also, this and that. आप अपने पेरेंट्स को पैसे भेजोगे तो एक लिस्ट बनाओगे कि ये मेरी इनकम आ रही है हर महीने और ये मेरा एक्सपेंडिचर है. एंड थ्रू दैट यू कैन थिंक अबाउट योर ओन ग्रोथ, कि नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स, हाउ मच आई विल सेव, and if I will save, where will I invest? Mutual funds or stocks or FDs or RDs, कहाँ मैं invest करूंगा या करूंगी, है ना? Same way, that will help you to think about yourself also, the growth, the progress of yourself also, right? Same way, a country's economic growth is based on the rate of investment and savings. Write it down. इस point को लिख लो, that a country's economic growth is based on two things: investment that the country makes and savings जो save country करती है. ठीक है, so these are the two things on which the country's economic growth is based on.
ठीक है, एंड दैट वी कैन डू थ्रू बजट ओनली, वो हम बजट के थ्रू ही कर सकते हैं. सो द बजटरी प्लान फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग एडुकेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर, एंड वी कैन ऑल्सो डू सेविंग्स फॉर द रिमेनिंग अमाउंट. जो पैसा बचता है उसको हम फर्दर सेव कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर ओन नेशन, फॉर आवर बेटरमेंट ऑफ आवर ओन डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, राइट. तो ये थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया. प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव ड्रॉन दिस फ्लो चार्ट. ये फ्लो चार्ट आपने बना लिया, आगे बढ़े. देयर आर अदर ऑब्जेक्टिव्स आल्सो दैट वी हैव टू स्टडी. यहाँ पर स्पेस नहीं है तो आई हैव टू चेंज द स्लाइड. यहाँ तक सबने बना लिया, नोट डाउन कर लिया. प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव नोटेड इट डाउन. ओके, बहुत ही बढ़िया, कर लिया नोट डाउन. चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ अगेन यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे हम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. आर यू ऑल एंजॉयिंग द क्लास? मुझे प्लीज ये भी बता दीजिए अगर आप क्लास एंजॉय कर रहे हैं. इफ यू आर एंजॉयिंग द क्लास लेट मी नो. बोर तो नहीं हो रहे, नींद तो नहीं आ रही है, बजट बहुत बोरिंग तो नहीं लग रहा? Tai is saying enjoying, Rahul is saying yes, Priya is saying yes ma'am, Abhidev, Suchi enjoying, Rishabh is saying enjoying. Okay, very good. Unbounded तो सीधा डांस ही कर रहे हैं. श्रेष्ठ, इकोनॉमी इज बिकमिंग इजी. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. नाउ थैंक गॉड यू आर नॉट स्लीपिंग. इकोनॉमी में ना मैं जब पढ़ा करती थी तो टीचरों के सामने मैं सो ही जाती थी, बट फिर जब मैंने फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप बनाने शुरू किए ना तो नींद थोड़ी खुल जाती थी. एक्टिव होके लिखते हैं ना, एक क्रिएटिविटी आ जाती है. एंड यू नो देयर इज दिस वन सीक्रेट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. एनी एग्जाम दैट यू वांट टू क्रैक, ठीक है, आपको कोई भी एग्जाम अगर क्रैक करना है, यू हैव टू ऐड क्रिएटिविटी इन दैट. अगर डल होकर बस बुक खोलकर बैठे रहोगे और वही पैराग्राफ पढ़े जा रहे हो तो मजा नहीं आएगा. इसलिए बोलते हैं ना, हाईलाइटर लेकर बैठो, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है अंडरलाइन करो, स्टिकी नोट्स लगा लो, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है लिख लो और उसका स्टिक कर लो, फ्लो चार्ट बनाओ, माइंड मैप बनाओ, छोटे छोटे नोट्स बनाओ. क्यों बोला जाता है नोट्स बनाने के लिए? व्हाई इट इज आस्क्ड कि अगेन एंड अगेन प्लीज मेक नोट्स, बिकॉज इट एनहांसेस योर ओन क्रिएटिविटी. और जब आप क्रिएटिव होते हो ना किसी चीज में तो फ्लो के साथ होती है चीजें, ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना कि क्रिएटिविटी इज अ मस्ट. क्रिएटिविटी जहां नहीं है वहां दिक्कत है, वहां बोरिंग हो जाती है चीजें, ठीक है. सो नाउ अनदर ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव्स वी हैव स्टडीड. द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इसलिए आई ट्राई टू ऐड क्रिएटिविटी इन द क्लास बाय मेकिंग यू राइट विद मी. मैं अपने साथ आपको भी लिखवाती हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत अगर आप थोड़ी सी कर लोगे ना तो आप मुझे प्रीलिम्स के टाइम पर बहुत ज्यादा थैंक यू बोलने वाले हो कि मैम थैंक यू, आपने हमसे लिखवाया और ये फ्लो चार्ट्स बनवाए, क्योंकि अब हमें चीजें यहाँ पर आंसर करने में ईजी लग रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो ना रिटेंशन पावर स्ट्रांग हो जाती है लिखकर. So the fourth important objective is it brings economic stability. Now, how can budget bring us economic stability? Because it gives you a list. These are the expected expenditure. These are the expected income. So you will get stability in your mind. और जहां आपने लिस्ट ही नहीं बनाई कितने खर्चे हो रहे हैं तो खर्चे होते ही चले जा रहे हैं. When you don't know what, you don't have any estimation or idea about your expenses, then you feel very anxious at the end of the year or month, right? तो इसलिए yes, because of the planned way of spending, you have everything written in front of you कि भाई this much I am going to earn throughout the year, this much I am going to spend throughout the year. Now you have a stability and clarity कि how I have to invest, how I have to save, and क्या मुझे ऊपर के खर्चे करने हैं, ठीक है. So it brings economic stability. The fifth important objective of budget is that it helps you to manage, it helps the nation to manage the public enterprises. The public, write it down, enterprises. This is enterprises. ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, enterprises. Now many public sector industries are built for the social welfare of the people. So this particular budget that the government creates, its plans to deliver different provisions to operate such businesses. कुछ ऐसे public industries होती हैं, public sector में कुछ ऐसी companies होती हैं, organizations होती हैं जो citizens को help करने के लिए बनाई जाती हैं, right? Can you name some of those enterprises which are created by the government to help the people? जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से. Some examples of public sector industries. Very good श्रेष्ठ, अभिदेव बहुत ही बढ़िया ऋषभ, बहुत ही बढ़िया. Very good आनंद, very good. Right? So these enterprises are created to help the people, right? And to manage them properly, we need budget. ठीक है, इनके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें बजट की जरूरत होती है. All right. Now coming on to the sixth important objective. अब sixth important objective क्या है बजट का? This is the last objective. Reducing the regional differences.
reducing the regional differences. Now the budget basically aims to reduce or lessen the regional inequalities. How? By promoting installation of production units in the underdeveloped regions. वो regions जो कि underdeveloped है, वहां पर जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है, और उसका पैसा कहाँ से आता है? बजट से ही आता है, राइट? दैट एक्सपेंडिचर विच इज डन टू basically establish, or you can say install the production units in underdeveloped region, to grow the underdeveloped region, that comes from the budget only. So through the budget you can also plan to develop the underdeveloped regions. जो वो रीजन जो ज्यादा डेवलप नहीं है उनको डेवलप करने का भी जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो बजट से ही आते हैं. सो दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट, दिस इज 4th, 5th एंड 6th. यहाँ पर आप देखोगे वी हैव 1st, 2nd एंड 3rd. तो यहाँ पर दीज आर दी 6 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. अब अगर मेंस में पूछ लिया जाए या कहीं भी पूछ लिया जाए, इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, यू विल बी एबल टू आंसर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. जल्दी से मुझे बता दीजिए. You will be in a position to answer now. All right, very good, बहुत ही बढ़िया. Now coming on to the next important term. अब next important term हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? Next term is, ये बताना कि कौन सा वाला term हम पढ़ रहे हैं. So far how many terms we have studied? जल्दी से बताओ chat section में. Let's see how many of you are making notes. देखते हैं कितने बच्चे notes बना रहे हैं, अभी पता चल जाएगा. ऋषभ is saying 4, रक्षिता is saying 3rd, 3 पढ़ लिए हमने अभी तक. चलो let's see कितने पढ़ लिए हैं. Yes, 3 हमने पढ़ लिए हैं. This is the 4th one. Very good. ठीक है, चलो you guys are making notes. Now capital budget पढ़ते हैं, ठीक है? Let's study capital budget. What exactly is capital budget? Budget is of 2 types, revenue budget and capital budget. ये capital budget क्या होता है? Capital budget basically, write it down, it includes capital receipts. इसमें capital receipts आती हैं. And it includes capital expenditure. Capital expenditure आता है, receipts and expenditure, ठीक है? Now capital receipt, यहाँ पर अगर हम पढ़े, we'll make note. Capital receipt क्या होता है? What is capital receipt? Write it down. It indicates those receipts, वो receipts ये indicate करता है, which leads to a decrease, which leads to decrease in assets or increase in liabilities of government. Liabilities of government, that is capital receipt. यानी कि assets में तो decrease and liabilities में increase. वो receipt, वो money जो हमारी assets को घटा दे और liabilities को बढ़ा दे. Asset मतलब जो हमारे बोल सकते हो आप properties हैं, वो asset हो जाएगा. For example, if I have a land, that is my asset. If I have a house, that is my asset. Liabilities means जो उधार हमारे ऊपर है. If I have taken a loan, that is my liability. ठीक है? If I have taken a borrowing, that is my liability. So those capital receipts, those that income which leads to decrease in asset, जो हमारी asset को, properties को decrease कर दे, liabilities को बढ़ा दे. For example, write it down. It consists of, I'll give you example also. It consists of, first, money earned by selling assets, or you can call it disinvestment. आप पढ़ते हो ना न्यूज़पेपर में, that is why reading newspaper is very important. The disinvestment terms every day it is there in the newspaper. हर दिन न्यूज़पेपर में होता है, government is planning to disinvest this enterprise or that enterprise. तो जब आप अपने asset बेचते हो, for example you have a property and you sell that property, what will happen? Your asset will go, so your assets are decreasing and your liability will increase, or yes or no? वो तो liability का तो अभी बात नहीं होगा. You are basically selling off your property, your asset will decrease. ठीक है, आपका asset तो decrease हो ही जाएगा. Second, if you are taking loan, what will happen? Your liability will increase. आप लोन ले रहे हो तो आपका उधारी बढ़ेगी ना, liability, responsibility बढ़ेगी आपके ऊपर. ठीक है, तो वो आपका कैपिटल रिसीट हो जाएगा. सो व्हेन यू आर गेनिंग मनी बाय सेलिंग ऑफ योर प्रॉपर्टी, यस यू आर गेटिंग मनी, बट योर प्रॉपर्टी इज गॉन, योर एसेट इज डिक्रीज्ड. सेम वे अगर गवर्नमेंट इज सेलिंग इट्स एसेट्स और डिसइन्वेस्टिंग अ कंपनी ऑफ गवर्नमेंट, then it will get the money, but the company is gone, the asset is gone. That is one example. ठीक है, now second important example. ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं. कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं. सेकेंड एग्जाम्पल वुड बी, राइट इट डाउन यहाँ पर. This is the first example and this one is the second example. The money received
in form of borrowing. If the country has taken a borrowing, ठीक है, loan, so that way liability is increasing. So again, that will be capital receipt. Or if the money received by repayment of loans by states, you are the government, you have given loan to the states. Now the states are repaying you the loan, right? आपको आपके लोन को repay कर रही है state. So that money will also form a part of capital receipt. ठीक है, समझ आ गई बात? Yes, अभिदेव, you are right. ओके, कैपिटल रिसीट क्लियर हो गया आप लोगों को? जल्दी से बता दो कैपिटल रिसीट क्लियर हो गया है अगर. वेरी गुड. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. ओके, श्रेष्ठ सिंह, कैपिटल रिसीट लास्ट पॉइंट प्लीज एक्सप्लेन. कैपिटल रिसीट का लास्ट पॉइंट प्लीज एक्सप्लेन. ओके, तो देखो यहाँ पर हमने लास्ट पॉइंट कैपिटल रिसीट का क्या लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर. यस, दिस इज द लास्ट पॉइंट, जस्ट गिव मी अ सेकंड. या मनी रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स. ठीक है, व्हेन द गवर्नमेंट इज टेकिंग बोरोइंग्स, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग ना. आप गवर्नमेंट हो, आप बोरोइंग लोन ले रहे हो बाहर से, ठीक है, तो आपकी जो लायबिलिटी है, आपके जो बोझ है वो तो बढ़ रहा है ना, उधारी बढ़ रही है आपके सर पर. तो दैट, बट मनी इज कमिंग. You are taking money, you are taking a loan, you are getting the money, but that is increasing your liability on your head. That will be capital receipt. मान लो आप बाहर से लोन लेते हो, आपको पैसा तो मिल गया, पैसा आ गया आपके पास, बट वो लोन है, चुकाना पड़ेगा आगे, तो वो आपका कैपिटल रिसीट है. ठीक है. सेकेंड, आई टोल्ड यू, रीपेमेंट ऑफ लोन बाय स्टेट्स. राइट इट डाउन. इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, राइट इट डाउन. रीपेमेंट ऑफ लोन बाय स्टेट्स. ठीक है, स्टेट्स ने आपसे लोन लिया था. दिस इज अनदर एग्जांपल. स्टेट टुक अ लोन फ्रॉम यू. ठीक है, स्टेट ने आपसे लोन लिया था, अब वो स्टेट आपको लोन चुका रहा है. रीपेमेंट ऑफ लोन बाय स्टेट्स, वो लोन चुका रहा है, तो दैट मनी दैट यू आर गेटिंग, दैट इज अ कैपिटल रिसीट. कोई अलग से इनकम नहीं हो रही है आपकी, आपने किसी को उधारी दी थी, आपको वापस मिल गया वो पैसा. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? चलो, वेरी वेरी गुड. अब आगे बढ़ते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली, राइट इट डाउन, इट इज यूज्ड टू क्रिएट एसेट्स और टू रिड्यूस द लायबिलिटीज. उल्टा हो गया. ठीक है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट एसेट्स, मतलब एसेट्स आर इंक्रीजिंग, लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग. तो इस तरीके से आप यू कैन मेक अ, आई विल जस्ट यूज अनदर इंक ओवर हियर. एसेट इंक्रीज हो रहा है, liability reduce हो रही है. And what was happening here? Here we had, decrease in asset, increase in liability. तो इस तरीके से you can create a box. ठीक है, ऐसे box बना लो. It will help you in understanding. Now, it consists of, the examples here can be long term, write it down, long term investments by the government on creating assets like road, assets like hospitals. ठीक है, तो उसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है वो आपका कैपिटल खर्चा होता है. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी द मनी विच इज गिवन बाय गवर्नमेंट, in form of loans to states or repayment of borrowings. That is also capital expenditure. You took a loan, right? That was capital receipt. Now you are repaying it off. That is capital expenditure. आप गवर्नमेंट हो, आपने लोन लिया था, वो आपकी कैपिटल रिसीट थी, लाइबिलिटीज बढ़ गई और बोझ बढ़ गया सर पे कि लोन चुकाना है. नाउ यू आर रिपेइंग ऑफ द लोन, तो अब क्या हो रहा है, लाइबिलिटी घट रही है. ठीक है, कैपिटल खर्चा हो रहा है वो, बट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ठीक है, आप स्टेट्स को लोन दे रहे हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. स्टेट आपको लोन रीपे बैक कर रहा है, वो कैपिटल रिसीट हो गई. अब बात समझ आ गई यहाँ पर? प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड द कोरिलेशन. जल्दी से मुझे फटाफट से बता दो, अगर कोरिलेशन समझ गए हो तो फटाफट से मुझको बता दो. दिस मच इज क्लियर. दीज आर बेसिक टर्म्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, बिकॉज इसी में कंफ्यूजन होती है, यही प्रॉब्लम आ जाती है. और यू आर इन्वेस्टिंग, राइट, ऑन क्रिएटिंग एसेट्स लाइक रोड्स, हॉस्पिटल्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया वो आपका. ठीक है. इफ यू आर एन इंडिविजुअल, यू आर एस्टैब्लिशिंग योर ओन फैक्ट्री, so the expenditure that you will incur on creating that factory would be basically known as capital expenditure.
ठीक है, या आप मशीन प्रोक्योर कर रहे हो अपनी फैक्ट्री के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा बिकॉज इट इज गोइंग टू जनरेट इनकम इन द फ्यूचर। ऑल राइट, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अब देयर आर अदर टाइप्स ऑफ बजट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। The other types of budgets, there are different kinds of budgets which you hear about and read about in the newspaper, in the news. For example, आपने पढ़ा होगा एक term के बारे में which is zero based budgeting. How many of you have heard or read about this term in newspaper? जल्दी से बताएं। जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में पढ़ा है, सुना है इसके बारे में? ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग इज बिकमिंग वेरी फेमस दीज डेज, तो आपको थोड़ा सा ना इसको बहुत केयरफुली पढ़ना होगा। Zero based budgeting basically is a method, write it down. It is a method of budgeting, of making budget. Budgeting means making budget. ठीक है, in which all expenses are evaluated, each time a budget is made, and the expenses must be justified. They must be, write it down, justified for each new period. That is zero based budgeting. That means when you are making the budget of the country, okay, the expenses which you are putting in the budget have to be evaluated. मतलब ऐसे नहीं गवर्नमेंट ने मुंह उठा के कोई भी खर्चे डाल दिए बजट में कि भैया साल भर में हम ये खर्चे करेंगे। नो, गवर्नमेंट कैन नॉट जस्ट बाय इट्स ओन विल add up any expense in the budget. That those expenses which are added in the budget by the government are also evaluated before the budget is presented. बजट प्रेजेंट होता है उससे पहले उन एक्सपेंसेस को इवेल्युएट भी किया जाता है। And then for every expense there must be a justification why this expense you want to do, what is the purpose of this expense, what benefit will the nation get from these expenses, nation को क्या benefit होगा उन खर्चों से, ये सब justify करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। That is zero based budgeting. Now you will ask ma'am but why zero name is there, zero based नाम क्यों है? ठीक है, so what is this, the meaning behind this name? It starts from the zero base. Write it down. The budget starts from the zero base. ठीक है, that means every function of the government is analyzed. Why there is a need of this expense, why there is a, what is the use of this expense, right? And only then based on the needs the budget is made finally. That is why the name is zero based. मतलब scratch से सारे expenses को evaluate किया जाता है. From the very scratch, the expenses put in the budget by the government are evaluated, are analyzed, are criticized, and then the final, finally in the budget those expenses are added. ठीक है, all the meaningless expenses are removed also. That is why the name is zero based budgeting. ठीक है, तो बजट आपका पहले आता है, उससे पहले ये जीरो बेस्ड बजटिंग होती है. When your budget comes, before that the zero based budgeting is done. आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर है. जीरो बेस्ड बजटिंग एकदम क्लियर है सभी को? ठीक है, पॉइंट क्लियर? ओके श्रेष्ठ, इट इज अबाउट द फाइनल बजट दैट यू स्टडी. जो फाइनल बजट अनाउंस होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं. उससे पहले ये जीरो बेस्ड बजटिंग आता है. ओके श्रेष्ठ, वी फॉलो दिस फॉर द फाइनल बजट विच इज अनाउंस्ड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर. तो उससे पहले, बिफोर दैट बजट इज अनाउंस्ड, जीरो बेस्ड बजटिंग इज डन टू एनालाइज ईच एंड एवरी एक्सपेंस रिटन इन दैट पर्टिकुलर बजट. ओके चलो, and this is done for state's budget also. मतलब every budget, obviously you cannot just blindly put in expenses in the final budget. Those expenses are analyzed and criticized first, even if there is a need for those expenses or not. ये तभी तो we have a democracy in our nation. Even whatever the government is doing, we need to question that also. ऐसे blindly we cannot follow that, our government is sitting and it can do anything by its own will. No, we have to question everything. That is the meaning of democracy. We have the right to do that. Okay, now coming on to the second important budget, which is the outcome budget. अब हमारा second important budget आता है, इसको हम बोलते हैं outcome budget. So what exactly is outcome budget now? अब ये outcome budget क्या होता है? Write it down. It analyzes, the name itself is clear, outcome means result. Okay, so it analyzes the progress of each ministry, and department, and also write it down what the respected
the respected ministry, now here you will see the meaning of democracy, has done with its budget outlay. समझ आ रही है बात? तो ऐसा नहीं है कि बजट निकाल दिया, अब कोई पूछने वाला नहीं है पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है? This is not done in our nation कि budget is passed, now nobody is asking, nobody cares where the money is going, right? Outcome budget is prepared to analyze progress of each ministry, that we gave you this much amount. Now, how did you use that amount? Where is that amount? Where is the progress? So every ministry, every department that is getting the money through budget, they will be, scrutinized. They will be, analyzed for their progress, how they have used that money, and how they have used their budget outlay. जो अपना बजट निकाल के गवर्नमेंट को दिया था ना हर मिनिस्ट्री ने कि भाई हमको ये पैसा चाहिए साल भर के लिए, तो तुमने उस जिस चीज के लिए पैसा मांगा था वो चीज करी या नहीं करी, right? Is there any progress for which you asked for money? And this outcome budget, now this is important for prelims, write it down. The outcome budget was first introduced, it was first introduced in 2005. That will answer Anand's question. आनंद आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? ऑडिट डिफरेंट होता है, ठीक है? ऑडिट में क्या होता है, वेरीफाई किया जाता है ट्रांजैक्शन को. यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग्स. ऑडिट मीन्स वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया, is it matching the records or not? Okay, that is audit. Outcome budget is monitoring the progress of ministries, okay, monitoring how they have progressed using that money. Audit is verifying कि whatever transactions have been done, are they matching the records or not? बैंक के जो भी ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट के फंड से जो भी ट्रांजैक्शन जा रहे हैं, क्या वो इन पेपर मैच कर रहे हैं या नहीं, आपके पास उसकी रिसीट है प्रॉपर, ठीक है? वो होता है ऑडिट, वेरीफाई करना, खर्चा और इनकम को वेरीफाई करना. आउटकम बजट होता है आउटकम देखना, हमने पैसा दिया था क्या प्रोग्रेस हुई. जैसे कि फॉर एग्जांपल योर पेरेंट्स, दे गिव यू मनी, right? कि okay, you want to start your business, we'll give you 50,000. At the end of 1 year or 2 years, they will ask you, what progress are you doing or are you making? ठीक है? That is outcome budget. क्या प्रोग्रेस हुआ, कितना बिजनेस आगे बढ़ा? They are not sitting and auditing your transactions, verifying where did the money go. They're just asking you, give us the report. Okay, Anand? Shresh is saying, can we say progress of government scheme is an outcome budget? Progress of each ministry, that is why इधर मैंने लिखा था, ठीक है? Not specifically schemes. Whatever work the government asked, the ministry asked for money, did they do that work or not? For example, the ministry asked, कि we want to construct this particular road from Agra to New Delhi, right? And we want this much amount. Government gave the amount. Okay, you have given us the budget outlay. See, take this money. Now, after the end of 5 years or 2 years or 3 years, they will ask, what is the progress? Where is the road? Show us. Construction चल रही है या नहीं? Outcome budget हो गया, ठीक है? C हो जाता है आपका जेंडर बजटिंग. एंड प्लीज इस पॉइंट को याद रखना, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2005. ओके, नाउ वी हैव जेंडर बजटिंग. वी हैव जेंडर बजटिंग. नाउ व्हाट इज जेंडर बजटिंग? एनी क्लू? प्लीज लेट मी नो, जल्दी से बताओ. किसी को कोई क्लू है जेंडर बजटिंग का मतलब क्या होगा? जल्दी से बताओ. एनी क्लू, एनीवन? व्हाट एग्जैक्टली इज जेंडर बजटिंग? कोई भी छोटा सा भी हिंट हो अगर आपको. Women empowerment, Anand, but what women empowerment? How women empowerment? Gender budgeting leads to women empowerment. How? How can you say that? Why only women? देखो, जेंडर बजटिंग पता है क्या होता है? राइट इट डाउन. इट इज जेंडर बेस्ड, इट इज जेंडर बेस्ड assessment of budgets, gender based assessment, to see if the budget is promoting gender equality or not just specifically women empowerment. No, for that there are so many schemes, right? तो women empowerment के लिए तो काफी schemes budget में आती हैं. Gender budgeting मतलब to check when the budget is prepared and presented, to check if in that budget gender equality is maintained or not just women empowerment, equality is there or not. For example, your parents, they are earning money, let's say आपके 100,000 रुपए महीने का कमा रहा है इंसान, ठीक है? तो वो जो 1,000 रुपए कमा रहा है उसमें बच्चों की स्कूल की फीस होगी, राइट? देयर वुड बी स्कूल फीस ऑफ द चिल्ड्रन. लेट्स से ही हैज 1 son and 1 daughter. So if the son and the daughter are going to the same school or not, ऐसा तो नहीं है कि सन को तो प्राइवेट स्कूल में डाला है और डॉटर को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया है, या फिर बच्चे को तो प्राइवेट ट्यूशंस दिलवाई जा रही है और डॉटर को होम स्कूलिंग करवाई जा रही है. ऐसा तो नहीं है.
राइट? इक्वालिटी है दोनों की एजुकेशन में, इक्वालिटी है दोनों के खर्चों में, इक्वालिटी है दोनों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में. If there is money kept aside for equal spending on the son and the daughter, that is assessed through gender budgeting. So through gender budgeting, the government declares an amount to be spent over the development, welfare, empowerment schemes of females also and also of males. There should be gender equality. ऐसा नहीं है कि एक ही के प्रोग्रेस में सारा पैसा डाल दिया जाए. Gender equality. Just like your parents, they earn money, they spend equally on their daughter and sons. Same way, we need to check if the government is also doing that or not. Right? So, for that, gender budgeting is done. अभी बात समझ आ गई सबको? Please let me know gender budgeting सबको समझ आ गया या नहीं? Any doubt in the gender budgeting? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो how many terms we have studied so far? कितने टर्म्स हमने अभी तक पढ़ लिए? जल्दी से बताएं. जल्दी से बताओ कितने टर्म्स पढ़ लिए. प्रिया विल टेल मी. श्रेष्ठ, आनंद, रक्षिता इज सेइंग 7, आनंद इज सेइंग 7. चलो काउंट कर लेते हैं. लेट्स सी हाउ मेनी टर्म्स वी हैव स्टडीड सो फार. फर्स्ट रिसीव्ड पढ़ा था, सेकंड प्लान एक्सपेंडिचर, थर्ड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वी स्टडीड, देन वी स्टडीड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, फोर्थ कैपिटल बजट, फिफ्थ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिक्स्थ जीरो बेस्ड बजटिंग, सेवेंथ आउटकम बजट, एट्थ जेंडर बजटिंग. ठीक है, हो गया क्लियर सभी को? अब हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ टर्म. What is going to be the ninth term? Before that, there are new students who have joined. देखो, for those students who have just joined the class, this is the class wherein we are discussing the most important terms in the budget. ये वो class है जिसमें हम सबसे ज्यादा important terms budget के discuss कर रहे हैं. ठीक है? And if you want the class PDFs, you can follow us on our Telegram channel also. ठीक है? I'll give you the link of the Telegram channel in the chat section. ठीक है, मैं आपको लिंक दे देती हूँ ताकि you can click on the link and you can join our Telegram channel also. This is the link to the Telegram channel. All right. And there is another important announcement for all of you, that we are launching the Brahmastra Economy batch from 20th March. It will be a 11-day batch wherein we are going to cover Indian economy for prelims from the very scratch. So even if you haven't completed the syllabus of Indian economy, don't worry. हम लोग इकोनॉमी को स्क्रैच से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे. वी विल कवर द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वी विल कवर द इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटीज वी विल कवर. Okay, don't worry, NCERTs भी covered है, static books are also covered, plus PYQs of last 5 years, budget will be covered, economic survey and current affairs of last 1.5 years will be covered. Everything combined. 11 days का बैच है. एवरी डे क्लास विल बी कंडक्टेड एट 6 PM. 6 बजे हर दिन क्लास होने वाली है, संडे को छोड़कर. ठीक है, संडे को ब्रेक टाइम, रिविजन. ओके, टेस्ट विल बी टेकन बाय मी and this is not a part of Unacademy subscription. This is a separate batch that I am launching. It is just for rupees 999. If you want discount, you will get discount by using this code ARPITA10 and you will get 10% discount on this price. 1000 रुपए का ऑलमोस्ट ये कोर्स है जिसपे 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, और अगर आप बिल्कुल जीरो हो ना इकोनॉमी में, जस्ट लाइक श्रेष्ठ सिंह ऑलमोस्ट जीरो इन इकोनॉमी, कैन आई ज्वाइन? यस, स्टिल यू कैन ज्वाइन. आई एम टेलिंग यू, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स इन 11 days, you will feel much more confident in Indian economy. बिल्कुल बेस से कवर कर रहे हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट रीड आउट द PDFs इन द क्लास. वी आर गोइंग टू मेक नोट्स जस्ट लाइक टुडे दैट वी आर मेकिंग. इस तरीके से हम नोट्स बनाकर इंडियन इकोनॉमी को कवर करेंगे लाइव इन द क्लास. ओके, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, बट लाइव अटेंड करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहता है. एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, तो आपको इसके लिए अलग से लेना पड़ेगा कोर्स. द लिंक इज गिवन ऑन द चैट सेक्शन. टॉप में आप देखोगे आपको लिंक दिया हुआ है कोर्स ज्वाइन करने का. ओके, सो इवन इफ यू आर अ बिगिनर, you can join this course. Even if you have completed the syllabus, still you want to revise in a better and strong way, you can join this course. It's my guarantee कि prelims में economy से डर नहीं लगेगा आपको, और डरने वाली कोई बात ही नहीं रहेगी. ठीक है, the 9th important term that we are studying, which is balanced budget. Now ये जो term है balanced budget, ये बहुत important है. By the name itself you will see balanced budget means everything is balanced. ठीक है, बट इट्स नॉट दैट सिंपल. इतना सिंपल नहीं है. जस्ट लाइक प्रीलिम्स के क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि अरे हो जाएगा, बट जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो सिली मिस्टेक होती है. सेम वे बैलेंस्ड बजट, बेसिकली इट्स अ गवर्नमेंट बजट. राइट इट डाउन, इट इज अ गवर्नमेंट बजट. ठीक है, द बेसिक बजट दैट इज रिलीज्ड, जो फाइनेंस मिनिस्टर रिलीज करता है, गवर्नमेंट बजट,
it is assumed to be balanced if the expected expenditure is equal to the anticipated receipts for a fiscal year. That is when a budget is known as balanced budget. तो एक गवर्नमेंट बजट is assumed to be balanced if expected expenditure is equal to anticipated receipt. मतलब जो खर्चा एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपके आने वाली इनकम से मैच करता है तो वो बैलेंस्ड बजट है. ठीक है. एक गवर्नमेंट बजट को बैलेंस्ड बजट तब बोला जाता है जब जो खर्चा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि साल में, फिजिकल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में ये खर्चा होगा, दैट इज मैचिंग द रेवेन्यू दैट यू आर एक्सपेक्टिंग कि इतनी इनकम भी होगी साल भर में. देन इट इज नोन एज अ बैलेंस्ड बजट. जैसे कि जो बजट आपकी मॉम बनाती है ना, वो बैलेंस्ड बजट होता है और हमेशा, ऑलवेज. The budget every time that your mother makes is a balanced budget. Always remember this. हमेशा याद रखना. मतलब एटलीस्ट मैंने अपने घर में तो यही देखा है. जब भी मेरी मॉम बजट बनाती है वो हमेशा बैलेंस बजट होता है. हमेशा जो खर्चा एक्सपेक्टेड होता है वो ऑलमोस्ट मेरे फादर की इनकम से मैच होता था. तो वो बैलेंस्ड बजट ही होता था. ठीक है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो प्लीज लेट मी नो. बैलेंस बजट समझ आ गया? तो हमारी मम्मियां हमेशा बैलेंस्ड बजट ही बनाती हैं. याद रखना, मॉम लिख लो यहाँ पर, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. भूलोगे ही नहीं कभी. ओके. प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव नोटेड दिस डाउन. ये आपने नोट डाउन कर लिया हो तो मुझे प्लीज बता दो एक बार. कर लिया सभी ने नोट डाउन? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में. रक्षिता, आनंद, श्रेष्ठ, ऋषभ. ओके, लकी ने भी नोट डाउन कर लिया. ऑल राइट. ओके. नाउ 10th important budget, that is, write it down, surplus budget. अब ये हो जाएगा अपना surplus budget. What exactly surplus budget? So write it down. A budget or a government budget, it is said to be surplus budget. It is said to be surplus budget when, this is how you will learn how to make flow charts also in the batch. अब बैच में ना फ्लो चार्ट बनाना भी सीख जाओगे. बच्चे हमेशा ये कंप्लेन करते हैं, मैम इन मेंस how to draw flow charts, how to draw mind maps, we don't know, right? तो इस बैच के साथ आप वो भी सीख जाओगे कि फ्लो चार्ट बनाने की आर्ट क्या होती है. और ये कोई पेट से सीख कर नहीं आता, ये प्रैक्टिस के साथ ही सीखता है इंसान. ठीक है. So a budget is said to be surplus budget when, write it down, the expected expenditure. This is the short form of expenditure. ठीक है. You can write the full form also. The expected expenditure for a particular year. ठीक है. यहाँ पर आप लिखोगे not expected expenditure. I'll just erase this. मैं आपको ना अलग से समझाती हूँ बनाकर. ठीक है. इस तरीके से. I'll try another way of explaining it. Yes. A budget is said to be surplus budget. Write it down ऐसे. When, I'll just shift this image over here. When the expected revenue, ठीक है, सरप्लस है. सरप्लस कब होता है? जब रेवेन्यू ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर से. एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इज मोर, इट इज मोर देन द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर. ठीक है. जब खर्चों से ज्यादा रेवेन्यू हो जाता है तो वो सरप्लस बजट हो जाता है. तो हियर द बजट बिकम्स सरप्लस व्हेन टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड दे आर हायर देन द एक्सपेंसेस. ठीक है. जो भी गवर्नमेंट का खर्चा है उससे ज्यादा टैक्स इम्पोज करिए गवर्नमेंट, तो उससे इनकम ज्यादा हो जाएगी ना गवर्नमेंट की. If the government is imposing higher taxes and those taxes are more than the expenses of the government, obviously the government will be in surplus. For example, your father is earning money, ठीक है, and in a given year he earned a lot than the expenses that he articulated. जो सोचा था कि भाई इतना खर्चा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल साल भर का खर्चा मुझे लग रहा है हो जाएगा 1 लाख के अराउंड, बट उनकी इनकम 5 लाख की हो गई साल भर की, तो सरप्लस में है ना वो. ठीक है. दे आर इन सरप्लस. सो सिमिलरली गवर्नमेंट जो है, सरप्लस बजट तब होता है जब उसकी रेवेन्यू ज्यादा हो जाती है एक्सपेंडिचर से. एग्जाम्पल कैन बी, राइट इट डाउन हियर, दिस कैन बी द एग्जाम्पल. हियर द बजट बिकम्स surplus when taxes are imposed and are higher
and are higher than expenses. जो taxes impose हुए हैं वो government की खर्चों से ज्यादा है. Those are higher than the expenses of the government. In that case, the government will have surplus budget that year. Okay? यहाँ तक point clear हो गया तो फटाफट से मुझे बता दीजिए. और if tax collection बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, एक्सपेंसेस से खर्चों से ज्यादा हो गया है, दैट केस ऑल्सो सरप्लस बजट हो जाएगा. यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है तो फटाफट से मुझे बताओ. दिस वाज नंबर 10. नंबर 11 वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, यहाँ तक हो गया पॉइंट क्लियर. आई यूज अनदर इंक, मैं दूसरा इंक यूज कर लेती हूँ. नाउ वी हैव नंबर 11. नाउ दिस आई नो दिस टर्म, यू ऑल नो अबाउट इट. डेफिसिट बजट. टेल मी इन चैट सेक्शन, फटाफट से हाथ चलाओ. डेफिसिट बजट क्या है, जल्दी से बता दो मुझे. ये तो आप सबको पता है, सरप्लस बजट वी हैव स्टडीड. नाउ यू विल नो व्हाट इज डेफिसिट बजट. जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, व्हाट इज डेफिसिट बजट. वेरी इजी नाउ, बहुत इजी हो गया. अब डेफिसिट बजट समझाना, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में. डरने वाली क्या बात है. व्हाट एग्जैक्टली इज डेफिसिट बजट. वेरी गुड आनंद, वेरी वेरी गुड. साई, वेरी गुड. A budget is in deficit if the expenditure surpasses the revenue for a given year. ठीक है, जब खर्चा ज्यादा हो गया रेवेन्यू से तो वो डेफिसिट बजट. मतलब सोचा था पेरेंट्स ने कि चलो लाख रुपए तक का खर्चा हो जाएगा, हो गया 3 लाख का. इनकम रही है 1 लाख की, तो डेफिसिट में चल रहा है ना. ठीक है, यस, वेरी गुड प्रिया. So that is deficit budget. Okay, so 3 kinds of budget you understood: surplus, balanced and deficit. यहाँ तक point clear हो गया सभी को. Let me know if the points are clear. ठीक है, यहाँ तक सभी को clear हो गया point. Very good. 12th important term that we are going to study. अब हम 12वीं important term पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. Gear up now. अब जल्दी से gear up कर लो. The term is revenue deficit. अब ये थोड़ा tricky term है. Anyone who can tell me what exactly is revenue deficit? मतलब revenue भी और deficit भी है. What exactly is revenue deficit? Anyone in the chat section जो मुझे बताए. What is revenue deficit? देखो, I'll give you a formula. ठीक है, revenue deficit equals to revenue expenditure minus revenue income, or you can say revenue receipt. ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया. You will not tell this formula to the interview board because you have to answer formally, है ना. तो आप थोड़ी मैं फॉर्मूला बताने बैठोगे. वेरी गुड प्रिया. ठीक है, you will explain in words. अब कैसे explain करोगे, how will you explain? That it refers to the excess of government's revenue expenditure over revenue receipts. Okay, this is how you will explain. You will not tell the formula. वहां पर इंटरव्यू बोर्ड के सामने फॉर्मूला बताने मत बैठना. फॉर्मूला जस्ट फॉर मेंस एंड फॉर प्रीलिम्स इट इज इंपॉर्टेंट, but for interview board you have to explain in words. How will you explain? It refers to excess of government revenue expenditure over revenue receipt. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब बढ़ जाता है रेवेन्यू रिसीट के ऊपर, उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं. एंड इट इंक्लूड्स, ऐसे राइट इट डाउन, इट इंक्लूड्स, विल गिव एग्जांपल्स आल्सो, ओनली सच ट्रांजैक्शंस that affect current income and expenditure, not future income or expenditure. Expected word नहीं आएगा यहाँ पर. Here expected word will not be used. Current income and expenditure of the government is affected in, this kind of transaction. Okay. Now, when the government is facing revenue deficit, they will ask you this in interview board, let's say. ठीक है, कि प्रिया और श्रेष्ठ, please tell us, when the government incurs a revenue deficit, what does it imply? अगर आपसे इंटरव्यू बोर्ड में ये पूछ लिया गया, बेसिक क्वेश्चन दे कैन आस्क टू जज योर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स. दे नो यू हैव क्लियर्ड मेंस, so they, बड़ी बड़ी चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपको है, you know about the big things, but there are conceptual based things that they will ask to see how deeper your knowledge is. Okay, so if they ask, Rakshita, tell us, when the government incurs a revenue deficit, what does it imply?
व्हाट यू विल से, क्या बोलोगे आप लोग कि भैया जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो उसका मतलब क्या है? तो यू विल से दैट इट implies that the government is dis-saving. The government is dis-saving and is using up using up the savings of other sectors of economy, of other sectors of economy to finance a part of its consumption expenditure. तो जो खर्चा गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा कर दिया है, ठीक है, उसकी वजह से पैसा बचा नहीं उस पर्टिकुलर सेक्टर में, खर्चा ज्यादा हो गया, उस वजह से गवर्नमेंट अपने सेविंग्स में से पैसा यूज कर रही है जो और सेक्टर्स के लिए उन्होंने सेव करके रखा था, वो रेवेन्यू डेफिसिट है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल हियर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, योर पेरेंट्स created a budget. They said for our children's education we will keep, let's say छोटा सा अमाउंट यूज कर रहे हैं, let's say we'll keep 1,000 rupees aside for our children's education. This is for education. For our children's health, all the policies that we have made for our children, we'll keep 5,000 aside. ठीक है. For our own, parents health, parents की health के लिए, this is for children. Now for our own parents health, अपने मम्मी पापा की health के लिए we are keeping aside, let's say 6,000. ठीक है, हम 6,000 साइड में रख रहे हैं. For our vacations we are keeping aside 7,000. ठीक है, चिल्ड्रन के लिए मान लो यहाँ पर 4,000 रख रहे हैं. ऑल राइट, दिस इज द होलिस्टिक बजट दैट योर पेरेंट्स हैव क्रिएटेड. फॉर आवर अदर एक्सपेंसेस, दैट मीन्स ईटिंग आउट, वेजिटेबल्स, मेडिसिन एक्सेट्रा, वी आर कीपिंग लेट्स से 8,000 असाइड. ओके, नाउ ऑन वेकेशन, ठीक है, उन्होंने नॉट वेकेशन, यस, चलो नहीं, लेट्स से फॉर अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड फर्नीचर दे आर बाइंग, कार्स एंड दिस एंड दैट. फॉर इन दी अदर एक्सपेंसेस कैटेगरी दे हैव स्पेंट ऑल देयर मनी, सारा पैसा खर्च कर दिया. ठीक है, इवन ऑन वेकेशन के लिए दे हैव स्पेंट ऑल दैट मनी. ठीक है, और इवन एक्सेस मनी दे हैव स्पेंट, नॉट जस्ट 7,000, दे हैव स्पेंट, लेट्स से वेकेशन पे एक्सपेंसेस उनके हो गए 20,000 के, ठीक है, और 13,000 के हो गए. अदर एक्सपेंसेस में और 10,000 का खर्चा कर दिया. सो व्हाट दे आर डूइंग, द मनी दैट दे केप्ट असाइड फॉर वेकेशन, दे हैव ओवर कंज्यूम दैट मनी, ज्यादा ही खर्चा कर दिया. नाउ दे आर टेकिंग फंड्स फ्रॉम देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, फ्रॉम देयर पेरेंट्स हेल्थ, द parents health fund, they are using their children's health fund to compensate for these expenses. ये जो ओवर कंजम्पशन किया है इसके लिए कॉम्पनसेशन करने के लिए वो बच्चों की एजुकेशन से थोड़ा बहुत खींच रहे हैं. ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे इस बार, राइट, मैथ्स की ट्यूशन हटवा देंगे, खुद पढ़ा लेंगे. हेल्थ में से खर्चा कर रहे हैं, चलो इस बार की पॉलिसी नहीं पे करेंगे, अगली बार इंटरेस्ट के साथ पे कर देंगे. पेरेंट्स के हेल्थ फंड में से निकाल रहे हैं, अरे इनको इतनी क्या जरूरत. ठीक है, सो दैट मीन्स द योर पेरेंट्स आर गोइंग ऑन इन अ रेवेन्यू डेफिसिट राइट नाउ. ठीक है, दे आर टेकिंग आउट मनी फॉर देयर फ्रॉम देयर सेविंग्स टू कॉम्पनसेट फॉर देयर ओवर एक्सपेंडिचर और ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट समझ आ गया? बेसिक जर्नल अंडरस्टैंड एग्जांपल मैंने दिया है. नाउ इफ द इंटरव्यू बोर्ड इफ दे आस्क बाय मिस्टेक कि भैया व्हेन द गवर्नमेंट इंकर्स अ रेवेन्यू डेफिसिट, व्हाट डज इट इंप्लाई, विल यू बी एबल टू आंसर? अगर आपसे पूछ लिया गया कि रेवेन्यू डेफिसिट में है गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है, आंसर कर लोगे? दैट मीन्स गवर्नमेंट इज डिससेविंग, इट इज यूजिंग अप द सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी टू फाइनेंस द ओवर कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर दैट दे हैव डन. एक सेक्टर में जो उल्टा खर्चा ज्यादा कर दिया है उन्होंने, एक्सेस जरूरत से ज्यादा, उसके लिए कॉम्पनसेशन करने के लिए वो बाकी की सेविंग्स में से पैसा निकाल रहे हैं, बाकी की सेक्टर्स को जो फंड बना के एलोकेट किया था उसमें से पैसा निकाल रहे हैं. दैट इज द सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट इज इन रेवेन्यू डेफिसिट. पॉइंट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? 13 पॉइंट पे आ जाते हैं. Now we are going to study what is fiscal deficit. These are the terms that you see in the newspaper every day. ये terms है जो न्यूज़पेपर में रोज देखते हो. Let me know if the point is clear. Priya is saying clear. Shresht, Sai, Rakshita, Anand, Unbounded. Clear हो गया point? Okay, clear हो गया. चलो, clear होना चाहिए. ठीक है. Unbounded एक तो I want to know your real name. Okay. Yes, you are unbounded. I know it. Nobody can bound you. But I want to know your real name. ठीक है, चलो, जस्ट जोकिंग. ठीक है, सो नाउ फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट इज, ओके, कौशिक, सच अ ब्यूटीफुल नेम.
चेंज, वो अनबाउंडेड हटा के कौशिक रखो, इतना सुंदर नाम है, सच अ ब्यूटिफुल नेम। चलो, तो फिजिकल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू रिसीट्स प्लस द non-debt creating capital receipt. What do you mean by non-debt creating? Those capital receipts which do not create any debt on you, that means they are not borrowings. ठीक है, कैपिटल रिसीट में भी स्टडीड ना, बोरोइंग्स आर आल्सो कैपिटल रिसीट बट दे विल इंक्रीज योर लाइबिलिटी। हियर वी आर राइटिंग नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, मतलब वो बोरोइंग्स नहीं होनी चाहिए, मतलब आप पे डेट ना क्रिएट हो। सो फिजिकल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें से रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट को, जो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है, उसे हटा दो, माइनस कर दो। सो यू कैन एक्सप्लेन इट बाय सेइंग दैट इट इज अ गैप between the government's expenditure requirements and its receipts। ठीक है, मतलब जितना खर्चे की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को और उनका जो इनकम है, उसमें जो गैप है वो फिजिकल डेफिसिट है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट दैट दिस इक्वल्स द मनी that the government needs to borrow. I am highlighting needs to borrow. It has not borrowed yet, it needs to borrow। ठीक है, वही मैं समझा रही हूँ श्रेष्ठ, देखो यहाँ पर ये जो मैं नीचे लिख रही हूँ ना, वही मैं समझा रही हूँ। इट इज अ गैप, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस जो रेवेन्यू रिसीट हुई है गवर्नमेंट को और जो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट हुई है, उन दोनों को ऐड करके खर्चे में से माइनस कर दो। इसका मतलब है गवर्नमेंट की जो खर्चों की रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है, और जो उनकी इनकम है करंट, उसके बीच में जो गैप है वो फिजिकल डेफिसिट कहलाता है। गैप मतलब एक्सपेंडिचर यहाँ पर ऑलमोस्ट ज्यादा ही है, जो उनकी जरूरत है एक्सपेंडिचर की वो ज्यादा है। देखो हियर रेवेन्यू डेफिसिट में एक्सपेंडिचर था ही ज्यादा, मतलब ऑलरेडी एक्सपेंडिचर वाज डन एंड इट वाज ओवरली डन, बट इन फिजिकल डेफिसिट द नीड इज देयर, अभी एक्सपेंडिचर हुआ नहीं है, दे हैव नॉट डन द एक्सपेंडिचर बट द रिक्वायरमेंट इज हायर देन व्हाट दे आर अर्निंग राइट नाउ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम अर्निंग लेट्स से 50,000, but if I look at my expenses, my need is around 80 to 90,000, मतलब इतना खर्चा तो मेरा हो ही जाता है, मंथली खर्चा चलो इतना हो जाता है, बट मेरी इनकम मेरे मंथली खर्चे से मैच नहीं कर रही, तो फिजिकल डेफिसिट हो गया ना। ठीक है, दिस इक्वल्स द मनी दैट गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो, अभी बोरो नहीं किया, द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो। ठीक है, राइट इट डाउन, ड्यूरिंग द ईयर। श्रेष्ठ टेल मी, समझ आ गया? तभी आगे बढ़ेंगे, समझ आ गया? अभी समझ आया फिजिकल डेफिसिट का मतलब? Write it down. Next important point, that a surplus arises if the receipts are more than the expenditure। शेष जल्दी से बताओ, फॉर्मूला समझ आ गया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। मतलब बेसिकली the formula is indicating that the total borrowing requirements of government from all sources, they are higher than what they are earning। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट है ना गवर्नमेंट की, वो जो अर्न कर रही है गवर्नमेंट उससे ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, खर्चे ज्यादा ले लिए गवर्नमेंट ने और इनकम कम है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट अभी फिजिकल डेफिसिट में चल रही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर अर्निंग 40,000 अ मंथ, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट ने के खर्चों की, आपके ऊपर लोन भी है, पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को भी देना होता है पैसा, एजुकेशन नीड भी है आपकी, और वो सब मिला के आपकी जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है खर्चों की, खर्चों के लिए जितना पैसा चाहिए वो समझ लो है 60,000, और आप कमा 40,000 रहे हो, तो आप किस में चल रहे हो? डेफिसिट में चल रहे हो ना। अब समझ आया श्रेष्ठ की नहीं आया? खर्चा की रिक्वायरमेंट जो आपकी महीने की है वो 60,000 है, लोन, पढ़ाई लिखाई सब कुछ ऐड करके, बट आप इनकम कमाते कितना हो अपनी जॉब से? 40,000 कमाते हो। ठीक है, तो वो आपका फिजिकल डेफिसिट है, बट अभी खर्चा हुआ नहीं है, ये आप बजट बना रहे हो तो रिक्वायरमेंट बता रहे हो कि भाई रिक्वायरमेंट इतनी है, इनकम कम है उस हिसाब से मेरी। ठीक है, सेम वे यहाँ पर जब आप बात करते हो फिजिकल डेफिसिट की इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो आप देखते हो कि गवर्नमेंट इज राइट नाउ वट एवर मनीज गवर्नमेंट इज अर्निंग, okay, that is enough, but the expenditure that government needs to do, right, for the citizens, the money that is required for that expenditure, the requirement is more, right? So that is why the government is going on fiscal deficit। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अभिजीत इज सेइंग हिंदी में स्लाइड नहीं है। अभिजीत बेटा, ये ना क्लास आपकी कंटेंट इंग्लिश में रहेगा और एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश बोथ दोनों में रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हिंदी में स्लाइड नहीं है। और अभी आपने लेट ज्वाइन किया है,
तो इसलिए मैं आपको बता दूं फिर से कि हम फ्लो चार्ट और माइंड मैप की मदद से पढ़ते हैं क्लास में। ठीक है, क्लियर हो गई अब बात? तो यहाँ पर इसलिए स्लाइड ना पीडीएफ फॉर्मेट आपको नहीं मिलेगा स्लाइड में। कोई बात नहीं अभिजीत, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए, कोई भी डाउट किसी को? ओके, श्रेष्ठ इज आस्किंग मैम नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स प्लीज एक्सप्लेन। ओके, देखो जब हम बात करते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स कैपिटल रिसीट्स, इट रेफर टू दोज काइंड ऑफ रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच लीड्स टू डिक्रीज इन एसेट्स बट नॉट इंक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में इंक्रीज नहीं होता, एसेट में डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इट्स एग्जाम्पल कैन बी डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट इज सेलिंग ऑफ इट्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है, बट उससे क्या होगा? एसेट तो गई बट लाइबिलिटी थोड़ी बढ़ी, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। श्रेष्ठ जल्दी से बताओ, समझ आ गया डिसइन्वेस्टमेंट? आनंद, चलो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आनंद, इस बार बहुत क्लियरली देखना है, मैंने पहली बार भी रिपीट कर दिया था। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट में खर्चा हो चुका था, फिस्कल डेफिसिट में खर्चा हुआ नहीं है। रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को इतने पैसों की, पर अभी खर्चा किया नहीं है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, टू केसेस, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स का एग्जांपल दे रही हूँ मैं इधर। रेवेन्यू डेफिसिट, आई टोल्ड यू वेकेशन पे खर्चा ज्यादा कर दिया, दे वेंट ऑन अ वेकेशन एंड दे ओवर स्पेंड। लिमिट थी 8,000 की, दे एंड अप स्पेंडिंग 15,000 एंड टू कॉम्पनसेट फॉर दैट बिकॉज ऑफ वेकेशन का बजट तो बिगड़ गया ना, they need to go on vacation now again, budget is not there, they will take a fund from their parents health fund, children's health fund, children's education fund और other expenses fund, ठीक है, उससे पैसा निकाल के compensate करेंगे। fiscal deficit, now right now the parents they are earning 40K a month, 40K महीने का पापा कमा रहे हैं, ठीक है, बीच में लोन ले लिया, राइट, बीच में बजट में था नहीं कि लोन लेंगे, बट कोई इमरजेंसी आ गई, लोन ले लिया, ठीक है। अब लोन ले लिया उन्होंने समझ लो, और उसकी जो ईएमआई जा रही है हर महीने की, वो जा रही है 25,000, और लोन के साथ साथ मान लो बच्चा बीमार हो गया बीच में, द चाइल्ड गॉट सिक इन बिटवीन, अनएक्सपेक्टेडली कोविड केम, नोबडी न्यू अबाउट इट, किसी को पता था कोविड आएगा? नहीं, अनएक्सपेक्टेडली एन एपिडेमिक केम, नाउ द एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड, the rent increased, the food expenses, the health expense increased, income is same 40K, expenses increase, now their requirement per month for their expenses is let's say 60K, that is fiscal deficit। उनकी जरूरत अचानक बढ़ गई, ये बजट में लिखा नहीं था कहीं, जरूरत अचानक बढ़ गई, इनकम कम है, फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में खर्चा उन्होंने कर दिया ऑलरेडी, ओवर स्पेंड कर दिया ऑलरेडी, कुछ ऐसी जरूरत थी नहीं, कर दिया, पर ठीक है, ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि भाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ही घुसाना है, उन्होंने ज्यादा घुसा दिया। अब वो टूरिज्म से, डिफेंस से पैसा खींचकर हेल्थ में लगा रहे हैं कॉम्पनसेट करने के लिए। समझ आ गई बात श्रेष्ठ? सॉरी, आनंद ने पूछा था, आनंद समझ आ गया? दिस इज द थिन लाइन बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, रेवेन्यू डेफिसिट ऑलरेडी स्पेंडेड, ठीक है, ऑलरेडी खर्चा कर दिया भैया, आप कहाँ जाएं, ठीक है, फंस गए बीच में। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? थर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी, अब हमने क्या पढ़ लिया था, 14th पढ़ना है हमें। 14th इज प्राइमरी डेफिसिट। देखो ये बहुत ट्रिकी है, मैं समझ रही हूँ आपको डाउट क्यों आ रहा है, बिकॉज ये खुद मुझे समझने में कितने महीने लग गए थे मैं ही जानती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने रटना शुरू किया, भाई रटने के बाद पता चला रटना सबसे बुरी आदत है, कभी जिंदगी में रटो मत, इतनी बड़ी गलती करनी ही नहीं है, रटा हुआ कभी याद ही नहीं रहता है ना, और हमेशा गलती होती है। फिर मैंने कॉन्सेप्चुअली समझा, एक दिन में समझ आ गया, ठीक है, क्लियर। प्राइमरी डेफिसिट में आते हैं, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो वी इन आवर ब्रह्मास्त्र बैच ना, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज फॉर्मूलाज ऐसे कंसेप्चुअली, पेरेंट्स का एग्जांपल से समझेंगे, ताकि आप कभी जिंदगी में ना भूलो, अपने पेरेंट्स को भी समझा दो, राइट, इवन इफ योर पेरेंट्स आर इंकरिंग फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट, यू कैन पॉइंट दैट आउट टू देम कि मम्मी पापा यू आर डूइंग रेवेन्यू डेफिसिट, ओवर स्पेंड कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। चलो, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट डज दिस फॉर्मूला इंडिकेट्स, ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स, राइट इट डाउन, द गैप between government's, write it down, expenditure, government's expenditure requirements
I am going to highlight requirements term. Right now they haven't spent the money. Requirements and its receipts, that is the income, ठीक है, comma, not taking into account the expenditure which is incurred on interest payments, on loans taken during previous years, ठीक है. Gap between what the government's expenditure requirement is and what the government's receipts are, but not taking into consideration the expenditure which was made on interest payments. मतलब जो loans पिछले साल में लिए थे ना, उस पे इस साल जो interest दे रहे हैं उनको नहीं account करेंगे हम, ठीक है. That will be kept aside. That will not be included in the formula. Only what will be included? जो requirement है expenditure की और जो receipt है. Now, what is the difference between primary deficit and fiscal deficit? In fiscal deficit, we took into account the interest payments of loans which were taken during previous year. In primary deficit, we will not take that into account. अब आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने पिछले साल जो लोन लिया होगा, इस साल उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट की कैलकुलेशन में हम उसको अकाउंट में नहीं लेंगे, बट फिस्कल डेफिसिट की कैलकुलेशन में हम उसको अकाउंट में लेंगे. सो यू कैन से कि प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन्स जो पिछले साल लिया था उसे निकाल दो, वो बन गया प्राइमरी डेफिसिट. समझ आ गई बात या नहीं? जल्दी से बताओ. अंडरस्टूड व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी, यू आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट व्हाटएवर लायबिलिटी यू हैड इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है. प्राइमरी अभी का, व्हाट इज द प्रायोरिटी राइट नाउ, व्हाट इज गोइंग ऑन, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है. जल्दी से बताओ, समझ आया? Shresth is saying primary deficit confusing. Shresth, देखो, when you were calculating fiscal deficit, you were calculating how you were calculating it, how you came to know that your parents are going into fiscal deficit. Their income was 40K in a month, but whatever expenses they were incurring, that was 60K a month. So that the gap is fiscal deficit. In that expenses, the loan that your parents took previous year, right, in the previous year, the interest on that loan, the EMI, they were calculating that also. ये हमने किया था ना, यहाँ पर देखो लोन, आपने तब देखा था ना, लोन 25,000 की EMI दे रहे हैं, हम उसको भी इंक्लूड कर रहे थे, इसलिए मैंने लोन लिखा था. इस अब प्राइमरी डेफिसिट में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन प्राइमरी डेफिसिट? यू विल नॉट टेक इनटू अकाउंट दिस EMI ऑफ द लोन. रेस्ट ऑल द अदर एक्सपेंसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेंसेस यू हैव, यू विल टेक दैट इनटू अकाउंट. फॉर एग्जांपल, लोन हटा के बाकी जो आपके नए खर्चे निकल आए हैं, गाड़ी ले ली उसकी EMI, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने उसकी पेमेंट कर रहे हो गाड़ी की, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बच्चा अचानक से बीमार हो गया, ठीक है, उसकी पेमेंट आप कर रहे हो, हेल्थ के ऊपर जो इशू हो रहा है. अचानक से आप बीमार हो गए, अचानक से हो जाता है ना, कभी कभी बीमारी कोई ना कोई लगी जाती है, H3N2 वायरस इज गोइंग ऑन, उसकी बीमारी के चपेट में कोई बच्चा आ गया, तो पेरेंट्स अब उसके खर्चा कर रहे हैं. किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा, है ना. अचानक से बच्चे को ट्यूशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा लग गई, ठीक है, हर सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़नी है अब, तो उसके खर्चे बढ़ गए. तो वो सब हम लेंगे प्राइमरी डेफिसिट में, वो रिक्वायरमेंट एक्सपेंडिचर की लेंगे, लोन का EMI नहीं लेंगे. जो हमने पिछले साल लोन लिया था, इस साल जो हम उसकी दे रहे हैं हम उसकी EMI, वो नहीं लेंगे, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड आनंद. प्राइमरी डेफिसिट मतलब सिर्फ इस साल का जो डेफिसिट है वही, दैट इज द डिफरेंस. प्राइमरी डेफिसिट को हम क्यों पढ़ रहे हैं? कि बस इस साल का हम देख रहे हैं कि इस साल क्या डिफरेंस आ रहा है आपके एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट में और आपकी जो इनकम है उसमें. और ये सब जरूरी क्यों है? व्हाई वी आर स्टडीइंग प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट? व्हाई? टू एनालाइज द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. दैट्स हाउ यू विल नो इफ यू वांट टू वोट फॉर दिस गवर्नमेंट और नॉट, राइट. ऐसे समझ आएगा? कैसे देखते हो आप वोट कैसे करना है गवर्नमेंट को? कैसे चूज करते हो? स्पीच से, कि भाई स्पीच बड़ी अच्छी दे दी, राहुल गांधी को स्पीच देनी नहीं आती तो हम उनको वोट नहीं करेंगे, मोदी जी बहुत अच्छी स्पीच देते हैं उनको वोट करेंगे. नहीं. आप कैसे समझते हो कि ये गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म करेगी या कर रही है? इन सभी टर्म्स से, कि भाई जो बजट में बोला था वो कर रहे हैं या नहीं, जो एक्सपेंडिचर लिखा है उतना ही स्पेंड कर रहे हैं या ज्यादा ओवर स्पेंडिंग हो रही है, ठीक है. आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कैसे समझते हो? कैसे वो स्पेंड करता है उससे, कैसे वो खर्चा करता है उससे उसकी जिम्मेदारी, वो जिम्मेदार है या नहीं, ये आपको पता चलता है. Similarly, through these deficits, we understand the response, how responsible a government is. समझ आ रही है बात श्रेष्ठ? ठीक है.
Point clear? So every year, through different parameters, we understand how the government is handling the money. ओके गवर्नमेंट कैसे पैसा हैंडल कर रही है, आपकी इकोनॉमी को कितना स्टेबल रखेगी, ये आपको इन डेफिसिट से ही पता चलता है, हाउ स्टेबल अ नेशन वुड बी. ओके हाउ एंड दीज आर यूज्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट्स आल्सो टू सी इफ दे वांट टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री और नॉट. ओके यही सब चीजें यूज करती है फॉरेन कंपनीज ये देखने के लिए कि भाई इस कंट्री में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल और नॉट. They will know that only through these deficits, only through going through these deficits. Impression पता चलेगा ना कितना अच्छा पड़ेगा कितना बुरा पड़ेगा. पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक? सारे टर्म्स अच्छे से समझ आए कि नहीं? जल्दी से मुझे बता दो, फटाफट से बता दो भैया. समझ आया कि नहीं समझ आया? आ गया समझ? मजा आया आज की क्लास में कि नहीं आया? आर यू एंजॉइंग? ऑल राइट. तो ये थी हमारी आज की बजट की क्लास. The third and the last budget class will we study about the tax slabs, tax rates would be day after tomorrow. परसों हमारी थर्ड क्लास होने वाली है, सेम टाइमिंग 7 PM. ठीक है. एंड आई हैव गिवन यू द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल. आई विल अगेन गिव द लिंक. मैं आपको एक और लिंक दे देती हूँ टेलीग्राम चैनल का, जहां पर आई विल नोटिफाई ऑल ऑफ यू यू नो व्हेन द क्लास वुड बी लाइव. Okay, and another important announcement, I am launching my Brahmastra batch for Indian economy UPSC prelims 2023 and 24 के लिए. ठीक है. And yes, economic survey after budget will be over ना, we'll study economic survey. ठीक है. पार्ट ए पढ़ लिया था हमने, फिर हमने टर्म्स पढ़ा है. पार्ट 3 थर्ड लेक्चर में पार्ट बी पढ़ेंगे बजट का. ओके यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? ये बजट का जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का जो ब्रह्मास्त्र कोर्स आ रहा है, इसमें ना आप देखोगे इट्स जस्ट फॉर 999 रुपीज. इफ यू वांट टू टेक 10% डिस्काउंट यू विल गेट द डिस्काउंट विद बाय यूजिंग दिस कोड अर्पिता10. प्लस ये जो बैच है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, इट्स अ सेपरेट बैच. सो आई हैव अपलोडेड द लिंक ऑन द टॉप ऑफ द चैट सेक्शन. यू कैन क्लिक ऑन इट, यू कैन गो थ्रू द फीचर्स. होलिस्टिक बैच है, 11 डेज में वील कंप्लीट इंटायर इंडियन इकोनॉमी थ्रू फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, एवरीथिंग. ठीक है. एमसीक्यूज, प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, एनालिसिस ऑफ दैट, स्क्रैच से इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे. इवन इफ यू आर वीक इन इंडियन इकोनॉमी, डोंट वरी, आई विल मेक श्योर एंड दैट्स माय गारंटी कि बाय द एंड ऑफ द बैच यू विल फील इंडियन इकोनॉमी से ज्यादा इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है. 20th मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ओनली 9 or so days are left. Okay, so if you wish to enroll in this batch, it's just for rupees 999. Even 10% discount you can get. You can enroll today. Okay. All right. So on this note, we are wrapping up this session. Thank you everyone for participating in the class. Thank you so much. Thank you so much. And if you wish to, know कि भैया क्या हमें ऐसा करना है जिससे हमारी जो बुक लिस्ट है वो शॉर्टन अप हो जाए. ठीक है. और एक बार ना मुझे इसका फीडबैक भी दे दीजिएगा चैट सेक्शन में कि भाई कैसा लगा आपको ये क्लास अटेंड करके. ऑल्सो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप ना एक बार ये ओसवाल बुक्स ये तो लेना जरूरी है. 15 मॉक टेस्ट पेपर्स जो जनरल स्टडीज के, सीसैट के भी हैं, 10 years के सॉल्ट हैं, इनमें से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए तो दैट आपकी प्रीलिम्स की बेस जो रिवीजन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए. आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ दीज बुक्स ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द वीडियो इन द चैट सेक्शन. You can go through it and you can get your hands on them. On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone.